वेलकम टू ग्लोरियस लीगल वेब। वेलकम टू जुडिशियरी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे थे कल के वीडियो में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चैप्टर 2 में मेनली जो सेक्शंस 4, 6, 7, 8 को थोड़ा सा गो थ्रू किए थे, जानने की कोशिश किए थे। आज हम लोग बेयर एक्ट के, क्योंकि आप जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज को बहुत बढ़िया से उसको जो है देखना है, उसको समझना है और इंटरप्रिटेशन करना है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कल हम लोग बताए थे कि सेल कोई भी एग्जिस्टिंग गुड्स रेडी गुड्स में होगा और एग्रीमेंट टू सेल जो है ये आपके रेडी गुड्स एज वेल एज ऐसे गुड्स जिस फ्यूचर गुड्स जो अभी रेडी नहीं है इन फ्यूचर डेट पे होगा। तो ये दो चीज हम लोग स्टडी किए थे। आ जाइए हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट्स टू सेल को सेक्शन 4 को बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट where the seller agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be contract of sale between one part, owner and another. So friends, a contract of sale of goods, a contract of sale of goods is a contract where the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for the price. There may be a contract of sale between one part, owner and another. तो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि सेल या एग्रीमेंट टू सेल के लिए दो पार्टी होना जरूरी है। एक ओनर होगा, दूसरा अदर पार्टी होगा। ओनर अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, यहां देखिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहां प्रॉपर्टी दैट इज द राइट। व्हाट इज द मीनिंग? गुड्स में जो आपका राइट है, यहां हम लोग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बार बार गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब जो यहाँ गुड्स को जो डिफाइन किया गया उसी पर हम लोग को फोकस करना है। और इसीलिए कल के वीडियो में हम लोग गुड्स को बढ़िया से देखने, उसमें क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, फिर एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 पार्ट, फिर जो है फ्यूचर गुड्स और कंटिन्यूइंग गुड्स, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तब जाके आपको उसकी बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part, owner and another. A contract of sale may be absolute or conditional. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है। कोई भी आप एग्रीमेंट टू सेल जब करते हैं तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हैं कि ये कंडीशन जो है अपने फुलफिल होने से ऐसा होगा। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल, बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. तो यहां क्लियर हो गया कि सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है।
where under a contract of sale the property in goods, यहाँ property in goods means goods के ऊपर जो right होता है, right, यहाँ property को आप जो है meaning जो है right कर सकते हैं. Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of the property in goods is to take place at future time or subject to some conditions thereafter be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. तो यहाँ एकदम क्लियर हो गया कि जब कोई प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी गुड्स के ऊपर जो राइट का जो ट्रांसफर हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ, यानी ऑनर से दूसरे को इमीडिएटली, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल. लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ओनर से किसी दूसरे को, यानी बायर से सेलर सेलर से बायर को, तो यहाँ पे फ्यूचर में होगा और सम कंडीशन के साथ, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल. An agreement to sell becomes a sell when the time elapsed or the conditions are fulfilled, subject to an agreement to sell becomes a sell when the time elapsed or the condition are fulfilled, subject to which the property in goods is to be transferred. एकदम very clear है friends. An agreement to sell becomes sell. एक ऐसा agreement to sell में कन्वर्ट हो जाता है, सेल बन जाता है कब? when time elapsed, जो पर्टिकुलर टाइम बताया गया कि आपको हम 1 महीना के बाद सेल करेंगे, आपको हम पर्टिकुलर फलाना डेट पे सेल करेंगे, आपको हम ये कंडीशन फुलफिल होने पे सेल करेंगे. अब जब वो टाइम आ जाता है और जब वो क्या कहते हैं कंडीशन फुलफिल हो जाता है और वो जो है प्रॉपर्टी इन गुड्स में जो ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी का जो राइट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एन एग्रीमेंट टू सेल जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेल में. यानी पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है और फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर स्पेसिफिक डेट क्या करते हैं आपके वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है. एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल when the time elapsed or the conditions are fulfilled, subject to which the property in goods is to be transferred. तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है बेयर एक्ट की जो सेक्शन 4 की जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बढ़िया से इंटरप्रेट करें. इसमें जो है आपके सेक्शन 4 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट was borrowed almost verbatim from sections 1 of the English Sale of Goods Act, New India Sugar Mills Limited versus Commissioner of Sales Tax AIR 1963, Supreme Court SC 1207. इससे रिलेटेड जो केस है, Contract of sale, the essential elements of sale are number 1 goods, number 2 seller, number 3 seller and purchasers, number 3 agreement between them for sale and purchase, number 4 transfer of property in the goods from seller to buyer as a result of the agreement between them, and number 5 the price being considerations for transfer of property under the agreement. इससे रिलेटेड केस है न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स AIR 1963 SC 1207. तो फ्रेंड्स आज हम लोग केस लॉ के साथ एसेंशियल एलिमेंट्स को भी देख लिए. एसेंशियल एलिमेंट्स को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं. नंबर 1 गुड्स होना चाहिए,
goods as per the defined in the goods sale of goods act 1930. नंबर 2 में सेलर एंड परचेजर होना चाहिए, यानी दो पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए, एक सेल करेगा दूसरा परचेज करेगा। तीसरा जो है एग्रीमेंट बिटवीन फॉर सेल एंड परचेज, दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट होगा, एक सेलर और परचेजर के बीच, किसके लिए? उस कोई गुड्स को खरीदने के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम, जिस एग्रीमेंट हुआ से एग्रीमेंट टू सेल, उसके रिजल्ट के अनुसार जो है ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी किसी गुड्स जो है प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी किसी गुड्स की जो राइट है उस राइट को ट्रांसफर किया जाएगा, यानी सेलर के हाथ से परचेजर के हाथ में, यानी सेलर जो को अपना राइट वहां पे परचेजर को देगा, और इसके एवज में द प्राइस दैट इज द कंसिडरेशन, the price being the considerations for the transfer of property under the agreement, जिस एग्रीमेंट के तहत जितने कंसिडरेशन तय हुआ टर्म एंड कंडीशन के साथ, वो जो है प्राइस जो है आपको और ट्रांसफर होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 4 के वेयर एक्ट की लैंग्वेज, और उसको आज हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह एक अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।